तो 1870 में पहली बार उस विश्वविद्यालय का पता लगा कि भारत के अंदर ऐसा विश्वविद्यालय था। आप में से कौन कौन नालंदा में गए हैं? अभी अपने देश के अंदर दिक्कत यह है कि नालंदा नहीं दिखाया जाता। नालंदा अगर दिखाया जाए तो हमारे देश में हमारे पूर्वजों को कोई अनपढ़ नहीं कह सकता। आजादी के इन 70 सालों में कांग्रेस की जो सरकार रही, उन्होंने भारत के गौरव को, अस्मिता को, स्वाभिमान को नष्ट करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अगर ये नालंदा स्कूलों में पढ़ाया जाए, नालंदा दिखाया जाए और नालंदा बच्चे को दिखा दिया जाए तो कभी भी भारत अनपढ़ों का देश था ये कोई कहने की हिम्मत नहीं कर सकता। तो नालंदा के बारे में जब उस भूटान के राजकुमार ने बताया तो उसके माता पिता को लगा कि ये बच्चा तो ऐसे ही कहानी बना रहा होगा। तो उस बच्चे ने और डिटेल में बताना शुरू किया। तो उसके माता पिता को भी जिज्ञासा हुई कि चलो देखते हैं ये बच्चा सच कह रहा है या झूठ कह रहा है, भारत के अंदर चल पड़ते हैं। अब वो राजा हैं, उन्होंने मोदी जी को चिट्ठी लिखी। उस समय सुषमा स्वराज मिनिस्टर थी, उनको चिट्ठी लिखी और उनकी चिट्ठी लिखकर उनको दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली में वो मोदी जी से मिले, बच्चा भी मिला भूटान का राजकुमार, और उसने अपने पुनर्जन्म की कहानी सुनाई। उनके माता पिता ने कहा कि हमें तो लगता है कि ये झूठ बोलता है, सच नहीं बोल रहा। तो मोदी जी ने कहा कि नहीं, झूठ नहीं बोल रहा, पुनर्जन्म तो होता है, और अगर झूठ भी है तो इसको वहां पर ले चलते हैं, पता लग जाएगा। तो उस बच्चे को आईएएस आईपीएस ऑफिसर के साथ, पुलिस के साथ, क्योंकि राजकुमार था और राजकीय यात्रा पर था, नालंदा में भेज दिया गया। और नालंदा में उस बच्चे को खुला छोड़ दिया। खुला छोड़ने के बाद नालंदा तो क्योंकि 1000 साल बाद निकली थी, तो उस समय का कोई और आदमी तो था नहीं जो बता सके कि कहां क्या था। जो डायरियों में मिला, जो वेनसांग ने लिखा था, केवल उतनी जानकारी सबको थी। तो जितनी जानकारी इतिहासकारों को थी उससे ज्यादा जानकारी देने का काम जब उस बच्चे को खुला छोड़ दिया तो उसने उंगली कर करके एक एक जगह बताई कि यहाँ हम रहते थे, यहाँ हमारी कक्षा लगती थी, यहाँ हम ध्यान करते थे, यहाँ हम रिसर्च करते थे, यहाँ हमारी लाइब्रेरी थी। वो सारी चीजें उसने बताई। और उस घटना से ये पता लगता है कि ये जो पुनर्जन्म है ये होता तो है, क्योंकि हो रहा है पुनर्जन्म। और भूटान का राजकुमार कह रहा है तो उसको झूठ बोलने की जरूरत क्या है। अब मैं आपको एक वीडियो ये दिखा देता हूं। ऐसा और एक कमरे को देखकर बताया कि ये मेरा ही कमरा करता था और सारी चीजें और एक कमरे को देखकर बताया कि ये मेरा ही कमरा था। और बहुत सारी जगह जहाँ गया और लगा था कि वहाँ से गुरु पश्चिम इसलिए गुरु जन्म करता है सभ्यता की बात। चलो ये आपने वीडियो देखा, आपको कुछ स्पष्ट हुआ? सच लगता है कि या झूठ लगता है? अच्छा, झूठ कोई बोलेगा तो उसका कोई उद्देश्य होगा ना। कोई गरीब व्यक्ति झूठ लगे तो बोले तो उसको लगता है कि अखबार में फोटो के लिए झूठ बोल दिया होगा। कोई सामान्य व्यक्ति कहे कि मैं पिछले जन्म में राजा था तो ये लगता है कि उसकी प्रॉपर्टी के लिए झूठ बोला होगा। लेकिन कोई राजा का बेटा क्यों कहेगा कि मैं पिछले जन्म में कोई पढ़ने वाला विद्यार्थी था, साधु संत था? तो कोई लॉजिक बनता है। अभी दूसरा मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूं। भाषा बिना सीखे आ सकती है क्या? कोई बच्चा जन्म ले, आप में से कोई साइंटिस्ट यहां पर है? बच्चा जन्म ले, 5 साल का हो और उसके घर में किसी ने कोई भाषा नहीं सिखाई, कोई शब्द नहीं सिखाए, और वो भाषा वो बोल दे, उसकी मेमोरी में नहीं, उसके न्यूरॉन्स के अंदर नहीं, वो भाषा क्या उस शरीर के अंदर आ सकती है? विज्ञान इस बात को मानेगा कि नहीं मानेगा? नहीं मानेगा। विज्ञान कहेगा ऐसा कैसे हो सकता है बिना सिखाए। लेकिन मैं आपको एक वीडियो और दिखाता हूं। भारत के अंदर अब ये जो बच्ची है ना, इसने भारत में जन्म लिया, घर में सब हिंदी बोलते हैं और ये अंग्रेजी बोल रही है, और अंग्रेजी के उच्चारण का जो लहजा है वो भी अमेरिकी है। एक गुजरात के सूरत में रहती है तो दूसरी राजस्थान के बीकानेर में। लेकिन इनकी इतनी सारी चीजें मिलती जुलती हैं कि आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे। दोनों के बारे में कहा जा रहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन की रहने वाली इन बच्चियों का भारत में पुनर्जन्म हुआ है। दोनों बच्चियों का नाम एक ही है, त्रिशा, और उम्र भी लगभग 3 से 3.5 साल। दोनों बच्चियां
अंग्रेजी में ही बात करती है। सबसे पहले हम आपको सूरत वाली त्रिशा के बारे में बताते हैं। बच्ची के पिता उसके बारे में क्या कहते हैं, पहले वो सुन लीजिए। बच्ची का जन्म जब से हुआ, जब से इसका बोलना सीखा, तो शुरुआत में क्या लगा आपको कि ये अंग्रेजी बोलती है? क्या कुछ महसूस किया आपने? शुरुआत में तो एक्चुअली ऐसा लगा कि हम तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, तो ये बच्ची का पहले तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, बच्ची ऐसे कैसे बोल सकती है, बराबर। बाद में जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, बराबर, लेकिन अभी भी मुझे इस बात का आंसर नहीं मिला कि ये बोलती कैसे, बराबर। क्योंकि हमारे घर में कोई नहीं बोलता है, हम प्योर गुजराती बोलते हैं, बराबर। मुझे तो ज्यादा अंग्रेजी आती भी नहीं, तो बोलती क्यों है ना, उसका रीजन मुझे आइडिया ही नहीं आ रहा है कैसे वो बोल पा रही है। किस तरह की अंग्रेजी है? नॉर्मल अंग्रेजी तो है नहीं। एक्चुअली देखिए, जैसे हम लोग मूवी वो सब देखते हैं अंग्रेजी, उसमें जिस प्रकार से इंग्लिश बोली जाती है वैसे इंग्लिश बोलती है वो। जैसे हमारे यहाँ नॉर्मल इंग्लिश बोलते हैं, हाउ आर यू, फाइन, ऐसे बोलते हैं, लेकिन वो जैसे फॉरेनर बात करते हैं वैसे ही बात करती है हमारे साथ। वो छोटी थी तब तो नॉर्मल ओके ठीक है ऐसा सब कुछ बोलती थी, ओके प्लीज वो सब, तो मुझे तो ऐसा लगता था कि ये तो नॉर्मल वर्ड से कहीं से सीख ली होगी इसने। लेकिन फिर जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसने प्रॉपरली इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया। मतलब कि फिर तो मैं भी समझने लगी कि इंडिया की तो इंग्लिश नहीं है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं तो नॉर्मल बोलते हैं, वो बाहर की उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका सोने का टाइम, उसका खाने का टाइम, कुछ भी अगर वो खाएगी पिएगी वो चम्मच लेगी साथ में। फिर अगर दूध भी उसको चाहिए तो बोलेगी मुझे मिल्क चाहिए, मिल्क टी चाहिए। मतलब उसका फिर रूटीन कंटिन्यू हो गया कि मतलब पूरा इंग्लिश में। गुजराती बोलना हमने सिखाया, हमने ट्यूशन भी मैंने बोला कि तू भेजा कि थोड़ा ट्यूशन जाके थोड़ा गुजराती वहाँ पे भी ऐसा नहीं हुआ। अभी स्कूल में ट्यूशन के लिए भी गई, लेकिन उसकी लाइफ उसको मतलब वो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है कि वहाँ पे हिंदी गुजराती होता है, ये इंग्लिश बोलती है, तो ये सब होता है। भगवान, कुछ देर में वाला भी बताया होगा। आप कभी स्कूल गई और ना ही इसे इंग्लिश पढ़ाई गई। अमेरिकी एक्स कैलिफोर्निया की रहने वाली है। त्रिशा घर है राजस्थान का बीकानेर। अब आपको बीकानेर। अब एक दूसरी बच्ची जो पहले कैलिफोर्निया में योग सिखाती थी, उसका मन भारत के अंदर था, तो उसका अभी दोबारा रिबर्थ हुआ और अब बीकानेर की एक कहानी वाली बच्ची की कहानी सुनाते हैं। What you see in India? ये है 3 साल की त्रिशा, घर है राजस्थान का बीकानेर। लेकिन इसका कहना है ये त्रिशा नहीं बल्कि श्रीशा है और कैलिफोर्निया की रहने वाली है। 3 साल की इस बच्ची ने 2.5 साल की उम्र से ही अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया था, वो भी अमेरिकी एक्सेंट यानी कि अमेरिकी लहजे के साथ। घर वालों का कहना है कि ये ना कभी स्कूल गई और ना ही इसे इंग्लिश पढ़ाई गई। घर में टीवी पर भी हम लोग हिंदी कार्यक्रम ही देखते हैं। एक बार हम आपको नन्ही त्रिशा की हैरान कर देने वाली बातें सुनाते हैं। What you see in India? Huh? Camel. Huh? Camel. Camel. What? What then? Mobile. तो इंडियन फ्लैग क्या देखा? इंडियन फ्लैग में कितने कलर है? इसको बुलाया कि तुम रुसाओ। फिर
इतना गौर नहीं किया। अभी योगा करने लगी, दूसरा को योगा कौन सिखाता है? बोलती मैं खुद योगा टीचर हूँ, मैं खुद योगा टीचर हूँ। मेरी योगा टीचर थी, वो नन थी, उसका नाम बताती है ना। फिर धीरे धीरे सारी बातें बताने लगे। अभी तक हमने पूछा ही नहीं है तो मालूम है, बताइए कुछ सवाल है? कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता। टीवी लॉकडाउन में टीवी में तो हिंदी में आता ही नहीं था। तो टीवी तो आता ही नहीं था, हिंदी में ही आता था टीवी चैनल सारे। कोई नहीं, बाहर भी कहते नहीं थे बच्चे लॉकडाउन की वजह से। किसी ने नहीं सिखाया इसको। मेरा इससे बड़ा बेटा मारवाड़ी हिंदी, हाँ इंग्लिश स्कूल जाता है, बोलता है, पर नहीं किसके साथ बोले तो वो भी नहीं बोलता इंग्लिश। और भाषा भी देखिए इसकी अलग है, तो अब ये पुनर्जन्म का रहता है। हाँ पूरा ही है, अलग है, इसे पूरा यूएसए टाइप का ही है। नहीं कोई नहीं गया, ना हमारा कोई रिश्ता नहीं है। कृष्ण का बड़ा भाई जरूर इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है। वो अभी प्राइमरी क्लास में है। वो भी कृष्ण की अमेरिकी एक्सेंट वाली इंग्लिश सुनकर हैरान है और वही पढ़ जा रहा है कि आखिर ये माजरा क्या है। न्यूज़ टाइम के लिए बीकानेर से अपर्णेश। अभी मैंने आपको ये शॉर्ट में दिखाई, बाकी आपको देखना हो तो यूट्यूब पे मिल जाएगी। अब ये जो पुनर्जन्म है, ये कोई ढोंग आडंबर लगता है? इसमें इन बच्चों के झूठ बोलने का कोई आपको आधार लगता है? इन दोनों बच्चों का मामला, जब इनको भाषा नहीं सिखाई और इनको भाषा आती है, घर में कोई बोलता नहीं, विद्यालय में नहीं सीखी, टीवी से नहीं सीखी, फिल्मों से नहीं सीखी, तो इसका मतलब क्या है? कोई ऐसी चीज तो है जो शरीर के साथ बाहर से आती है। मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? ये मैंने कुछ प्रमाण आपको दिखाए। आपको अपने घर परिवार के अंदर भी प्रमाण मिलते होंगे कि वो बचपन में बोलता था, उसकी वो बताता था, मैं उस घर में रहता था। तो आपको पुनर्जन्म के प्रमाण घर घर में जगह जगह मिलते हैं कि नहीं मिलते? अब मैं कहता हूं हमें गीता की बात को आंख बंद करके नहीं मानना, वो सारा सच है। महर्षि चरक, सुश्रुत, पतंजलि ने जो लिखा है, मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे ऋषियों का एक एक सूत्र आइंस्टीन और न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों से ज्यादा सच है। गंभीरता के साथ कहता हूं, पूरी प्रामाणिकता के साथ। और मैं कोई अंधभक्त नहीं हूं, मैंने तो वेद दर्शन नहीं पढ़े पहले तो भी, अभी पूज्य गुरुदेव से सुने हमने और वो भी उनका निचोड़ सुना है, लेकिन उसके बाद भी तर्क की कसौटी पर कसते हैं तो वो जो ज्ञान है, आज का जो मेडिकल साइंस है, वो महर्षि चरक के उंगली के नाखून के बराबर भी नहीं है। इतना बड़ा ज्ञान उन्होंने लिखा है। तो ये अभी आप गीता जी की बात मत मानिए। अगर हम बात करें, अमेरिका का नाम आपने सुना है? अमेरिका में एक स्टेट है वर्जीनिया। वर्जीनिया में एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में साइकोलॉजी के एक बहुत बड़े डॉक्टर हुए हैं, डॉक्टर इयान स्टीवेंसन। ये जो डॉक्टर इयान स्टीवेंसन थे, ये गोल्ड मेडलिस्ट थे, दिमाग के डॉक्टर थे। इनके पास कुछ केस ऐसे ही आए जिसमें उन्होंने कई जन्मों की कहानी बताई, और कई जन्मों की कहानी को जब अलग अलग देशों में जाकर उसने वेरीफाई किया तो ये पाया कि ये तो 100% सत्य है। अब उनका दिमाग चकरा गया, जो केवल मस्तिष्क को देखते थे कि भाषा कैसे आ सकती है, कोई चीज पता नहीं और कोई कहानी दूसरे जगह की सुनाए और कहे कि मैं वो थी, और ऐसी बातें बताए जो किसी को नहीं पता, तो इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब कोई ना कोई चीज तो है। तो डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने जब उसकी जानकारी ली तो उनका दिमाग घूम गया। उन्होंने दवाई देनी, दिमाग का उपचार करना बंद कर दिया और पूरी दुनिया में पुनर्जन्म के मामलों की खोज करने लगे। अब वो क्योंकि ईसाई थे और ईसाई धर्म पुनर्जन्म को मानता नहीं है, मुसलमान भी पुनर्जन्म को नहीं मानते,
यहूदी भी पुनर्जन्म को नहीं मानते, तो उनकी धार्मिक मान्यता भी मना करती थी और वैज्ञानिक मान्यता भी मना करती थी, लेकिन उनके सामने प्रमाण थे। तो उनके दिमाग के अंदर बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति दान करके अपने घर को, अपनी पूरी संपत्ति को ट्रस्ट बना दिया, फाउंडेशन बना दिया, और ये दावा किया पूरी दुनिया में घूमने के बाद, 2-2.5 हजार पुनर्जन्म के केसों की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद। और उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन की, जैसे वैज्ञानिक इन्वेस्टिगेशन होती है ना, रिसर्च करते हैं, थीसिस लिखते हैं, तो रिसर्च करते हुए तुक्का नहीं होता, सारे लॉजिक रखते हैं। पहले पुनर्जन्म में कौन था, बाद में कब था, आत्मा को कब मरा, कब उसने रीबर्थ लिया, उसका फोटो क्या था, इसका फोटो क्या था, सारी जितनी वैज्ञानिक, एक पुलिस ऑफिसर जो कर सकता है, एक वैज्ञानिक जो कर सकता है, वैसी रिसर्च के साथ उन्होंने 2-2.5 हजार केस का इन्वेस्टिगेशन किया। और अंत में उनका धर्म नहीं मानता था, तो भी उनको कहना पड़ा कि पुनर्जन्म तो 100% होता है, और ये किसी धर्म का सिद्धांत नहीं है, ये तो विज्ञान का सिद्धांत है। ब्रह्मांड में हमने जितनी फिजिक्स, जितनी बायोलॉजी पढ़ी है, उसके अतिरिक्त भी कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में हम अभी जानते नहीं हैं। तो डॉक्टर यान स्टीवेंसन ने जब मरा, तो उसने अपनी वसीयत लिखी कि मेरी जितनी संपत्ति है उसका ट्रस्ट बना दिया जाए, फाउंडेशन बना दिया जाए, और मेरे मरने के बाद भी पुनर्जन्म के ऊपर रिसर्च चलती रही। अब डॉक्टर यान स्टीवेंसन ने एक पुनर्जन्म के केस की खोज की। जर्मनी में एक यहूदी लड़की थी, एना फ्रैंक। जब जर्मनी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने जर्मनी को टेक ओवर कर दिया, तो जर्मनी के पड़ोस में एक देश है जिसका नाम है हॉलैंड। हॉलैंड का एक बड़ा शहर है एम्स्टर्डम। मैं भी अभी मार्च में उस घर को देखने के लिए गया स्पेशल। तो उस एम्स्टर्डम में एक बड़ी इमारत एना फ्रैंक के पिता की थी। वो यहूदी थे, तो यहूदियों को पकड़ पकड़ के हिटलर के सैनिक ट्रेन में बंद करके ले जाते थे, उनसे काम करवाते थे, फिर उनको गोली मार देते थे या गैस चैम्बर में उनको मार दिया जाता था। आप सबने ये कहानी सुनी होगी कि हिटलर ने 20 लाख यहूदियों का, 50 लाख यहूदियों का नरसंहार किया था। सुनी है या नहीं सुनी? वो ये कहता था कि ये जो जर्मन है, ये जर्मनी के लोगों के लिए है, और वो अपने आप को कहता था कि हम आर्य थे, हम पूरी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ थे, और हमारा जो स्वास्तिक का निशान है उसी का उसने झंडा बनाया हुआ था। और जर्मनी में उस समय उन्होंने वेदों को भी मंगवाया हुआ था अपने भारत से। उनको ये लगता था कि हम सबसे जो प्राचीन ज्ञान विज्ञान है वो वेदों में है। हम कोई हिटलर की तारीफ नहीं कर रहे, हिटलर को ठीक माने गलत माने उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हिटलर के सैनिकों के डर से वो जो एना फ्रैंक नाम की लड़की थी, उसका परिवार, वो एक 3 मंजिला जो बिल्डिंग थी उसके ऊपर वाले माले पे छुप गए, और वो पूरे दिन में कोई टैप भी नहीं चलाते थे, नल भी नहीं खोलते थे, बात भी नहीं करते थे, वहीं पर छुप के रहते थे। उनका कोई एक सहयोगी था, वो कभी कभी उनको कोई जरूरी सामान भिजवा देता था, और वो घर के ऊपरी मंजिल के ऊपर एक छोटे से जैसे पानी की टंकी होती है, उसमें वो छुप के कई महीने तक रहे। फिर 6-8 महीने के बाद हिटलर के सैनिकों को पता लग गया कि यहाँ पर ये एना फ्रैंक, इसकी बहन, इसकी माँ और इसके पिता छुपे हुए हैं। तो हिटलर के सैनिकों ने उनके परिवार को पकड़ लिया। परिवार को पकड़ने के बाद उनको कंसंट्रेशन कैंप में लेके गए। ये कंसंट्रेशन कैंप किसको कहा जाता था? हिटलर के जो यातना शिविर होते थे। एक शहर है म्यूनचिन, जर्मनी में, म्यूनिख जिसको बोलते हैं, उसके पास एक जगह है डकाउ। उस डकाउ में कंसंट्रेशन कैंप था। जब जर्मनी में अभी मेरा जाना हुआ तो मैं वहां पर भी गया कि हिटलर ने कैसे अत्याचार किए उसको देखकर आऊं। तो कंसंट्रेशन कैंप में उसके परिवार को ले गए, एना फ्रैंक को भी ले गए, और एना फ्रैंक को जहरीले गैस चैम्बर में शावर से गैस छोड़ के मार दिया। अब एना फ्रैंक जब छुपी हुई थी तो उसने उस समय एक डायरी लिखी। क्या लिखी? एक डायरी लिखी। डायरी में वो लिखती थी कि आज हमें छुपे हुए 10वां दिन हो गया, 12वां दिन हो गया, 15वां दिन हो गया, और ऐसे लिखते लिखते उसने पूरी कहानी छुप लिखी। जब एना फ्रैंक मर गई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद एना फ्रैंक की वो डायरी मिली, और एना फ्रैंक की उस डायरी को उसके पिताजी जो बच गए थे उसने छपवा दी। और छपवाने के बाद जितने देश की भाषाएं हैं, लगभग 150 भाषाओं में एना फ्रैंक की डायरी छापी गई। आप में से किसने नाम सुना है एना फ्रैंक की डायरी का? 2-4 लोग तो जरूर मिलेंगे। सुना है ना एना फ्रैंक की डायरी?
उसकी किताब हिंदी में भी छपी है। मैंने भी जब ये पुनर्जन्म का केस नहीं पढ़ा था तो उससे पहले एना फ्रैंक की डायरी पढ़ी थी। तो एना फ्रैंक ने अपनी डायरी लिखी। अब एना फ्रैंक का जन्म एम्स्टर्डम के पास दूसरे एक शहर में हो गया और उसका जब रीबर्थ हुआ तो उसने बचपन में एना फ्रैंक के बारे में बताना शुरू किया। उसके पिता भी यहूदी थे। उसका जो नया जन्म हुआ, पिछला जन्म तो यहूदी था, जो नया जन्म हुआ, नए जन्म के जो माता पिता थे वो ईसाई थे। क्या थे? ईसाई थे। और जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ वो किनके बीच में हुआ? एक साइड तो हिटलर था जो खुद को ईसाई कहता था और दूसरी साइड यहूदियों को वो मारने का काम करता था। तो धर्म के आधार पर वो भेदभाव करता था। तो अगले जन्म में एना फ्रैंक का जन्म जो हुआ बार्बर कोरलेन के रूप में, उसका जो धर्म था वो ईसाई धर्म था। उसने अपने माता पिता को बताया। उसके माता पिता को यकीन नहीं हुआ क्योंकि ईसाई मानते नहीं है। हम मानते नहीं है तो उनको यकीन नहीं हुआ। यकीन नहीं हुआ तो फिर भी उन्होंने जब ज्यादा कहा एना फ्रैंक ने, और एना फ्रैंक के रीबर्थ में बार्बर कोरलिन ने ऐसी बातें बताई जो एना फ्रैंक की डायरी में नहीं लिखी हुई। और वो जैसे वो जब पिछले जन्म में छुपी थी तो छुपे हुए उनको सूखी बीन्स, सूखी फलियां 6 महीने तक खानी पड़ी थी क्योंकि ताजी सब्जी तो मिलती नहीं थी। तो वो बीन्स के से नफरत करती थी। शावर में सब नहाते थे। यूरोप के अंदर ना कोई बाल्टी से नहीं नहाता। यूरोप के अंदर कैसे नहाते हैं? लोग शावर के नीचे नहाते हैं, खड़े हो जाते हैं या बाथटब के अंदर नहाते हैं। एना फ्रैंक शावर के नीचे नहीं नहाती थी। क्यों? एना फ्रैंक के रूप में जब उसकी डेथ हुई थी तो उसके मन में भय बैठा हुआ था कि शावर के अंदर से तो गैस निकलेगी और मैं मर जाऊंगी। तो उसके माता पिता ने बहुत कहने के बाद कहा कि चलो हम तुम्हें एम्स्टर्डम ले चलते हैं। तो उसके माता पिता उसको एम्स्टर्डम लेके गए। तो एम्स्टर्डम में अपना घर बिना किसी से पूछे एना फ्रैंक ने बता दिया कि ये मेरा घर है। और घर देखने के बाद एना फ्रैंक जब घर के अंदर आई तो उसने बताया कि सीढ़ियां पहले इस साइड नहीं इस साइड थी। उसने कहा कि यहाँ पर मेरी फोटो लगी हुई थी, यहाँ पर ये था, और उसने सारी चीजें बताई। तो ये डॉक्टर यान स्टीवेंसन ने जब इस केस की जांच की और इस केस की जांच करने के बाद डॉक्टर यान स्टीवेंसन ने एक बहुत बड़ी बात कही। आप भी उस बात को सुनेंगे ना तो आपको गर्व होगा कि हमारा सनातन धर्म कितना महान है। डॉक्टर यान स्टीवेंसन जब पुनर्जन्म के ऊपर रिसर्च कर रहे थे तो उनको पता लगा कि भारत के अंदर जो सनातन धर्म है, वैदिक धर्म है, वो पुनर्जन्म की बात करता है। गीता पुनर्जन्म की बात करती है, वेद पुनर्जन्म की बात करते हैं। तो डॉक्टर यान स्टीवेंसन ने वो सब पढ़े, गहराई से तो नहीं पढ़े लेकिन उनका निचोड़ पढ़ा। और निचोड़ पढ़ने के बाद डॉक्टर यान स्टीवेंसन ने यही कहा कि इस धरती पर सबसे वैज्ञानिक मान्यता यदि कोई है तो वो सनातन वैदिक धर्म की है। तो डॉक्टर यान स्टीवेंसन आगे कहते हैं, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आपने कभी ऐसे सोचा नहीं होगा, कभी हमने भी नहीं सोचा कि पुनर्जन्म से क्या फर्क पड़ने वाला नहीं। तो डॉक्टर यान स्टीवेंसन ने जो टिप्पणी की वो बड़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हिटलर ईसाई था, एना फ्रैंक यहूदी थी। अगर हिटलर को सनातन धर्म का ज्ञान होता और वो पुनर्जन्म का सिद्धांत मानता और उसको अगर ये पता होता कि इस जन्म में मैं ईसाई हूं और यहूदियों को मार रहा हूं, अगले जन्म में मैं भी यहूदी बन सकता हूं, मुझे भी कोई मार सकता है, तो हिटलर कभी भी विश्व युद्ध नहीं करता। सोच के देखिए कि पुनर्जन्म का सिद्धांत यदि मान लिया तो इस दुनिया से अत्याचार बंद हो सकता है, पाप बंद हो सकता है, अनाचार बंद हो सकता है। तो पुनर्जन्म के ऊपर डॉक्टर यान स्टीवेंसन ने खोज की। उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया, गूगल के ऊपर आप चले जाइए, अभी भी वहां पर एक डिपार्टमेंट बना हुआ है और अलग अलग डॉक्टर्स इसकी खोज में लगे हुए हैं। 2500 केसेस के ऊपर खोज की गई। और इनकी जो रिसर्च थी, ये गीता को नहीं मानते, वेद दर्शन को नहीं मानते, ये ढोंग आडंबर को नहीं मानते, ये तो साइंटिस्ट हैं, ये तो साइंस की रिसर्च करते हैं। तो साइंस की कसौटी पर पुनर्जन्म का सिद्धांत सच है या नहीं है? तर्क तथ्य प्रमाण की कसौटी पर पुनर्जन्म सच है या नहीं है? ये देखिए, ये सारी पुनर्जन्म की उनकी रिसर्च है। ऐसे ही एक और डॉक्टर रहे हैं, डॉक्टर ब्रायन वीज। क्या नाम है? डॉक्टर ब्रायन वीज। आपको यूट्यूब पर खूब वीडियो मिलेंगे इनके, आप सुन सकते हैं यूट्यूब पर वीडियो। तो ये जो डॉक्टर ब्रायन वीज हैं, ये भी एमबीबीएस एमडी थे। तो ये जब डॉक्टर थे तो इनके पास एक लड़की आई, उसको फोबिया था, डर लगता था। तो उस लड़की को हिप्नोटाइज करके उन्होंने पूछा कि बचपन में तुम्हारे साथ कोई छेड़छाड़, कोई दुर्व्यवहार तो नहीं हुआ जो तुम्हें डर लगता है? तो उस बच्ची ने बचपन की बात नहीं बताई,
बल्कि 80 अलग अलग जन्मों की कहानी सुनाई।